हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना हिस्ट्री का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि इस टाइम जो मैं लूसेंट है आपको उसकी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको क्या करना है, लूसेंट के इन फैक्टों को नोट कर लेना है। आपको पूरी की पूरी लूसेंट नहीं पढ़नी है, बस इन्हीं इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे हिस्ट्री के। कोई सा भी आप एग्ज़ाम दो हिस्ट्री तो उसमें आना ही आना है, ठीक है ना। तो आज हम सीखेंगे बेसिकली क्या, मौर्य काल। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब जो सीखने वाले हैं मौर्य काल, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मौर्य काल में हमको बेसिकली 3 लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हमें चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ना है, फिर बिंदुसार को पढ़ना है और लास्ट में हमें अशोक को पढ़ना है। अशोक जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वहाँ हमको एक क्लास अलग से लेनी पड़ेगी, यानी अशोक का पूरा टॉपिक अलग होगा। जो आज की क्लास है, इस क्लास में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में हम सारी जानकारी ले लेंगे। जो जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को भी हम यहाँ से देख लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मौर्य काल है, मौर्य काल में क्या हुआ। तो देखो, एक थे चाणक्य, सभी को पता होगा, चाणक्य को जानते होंगे। चाणक्य कहाँ थे, घनानंद के दरबार में रहते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि घनानंद ने चाणक्य क्या कर दी, इंसल्ट मतलब बेइज्जती कर दी। तो वहाँ से चाणक्य उनके दरबार से निकलकर वापस आए और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर इन्होंने मौर्य वंश यानी मौर्य काल की स्थापना की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये याद रखना कि मौर्य काल का अगर आपसे संस्थापक पूछा जाएगा कि मौर्य काल का संस्थापक कौन है, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक बात, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये किसकी सहायता से इन्होंने स्थापना की थी, संस्थापक है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, चाणक्य की सहायता से। इस बात को आपको याद रखना। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि सहायता किसकी सहायता से इन्होंने किया था, तो चाणक्य की सहायता से। और चाणक्य के बारे में सभी लोगों को अच्छे से पता है। ये चाणक्य क्या है, इन्हीं चाणक्य को हम कई नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, आपको पता होगा। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को मेरे दोस्त हम कौटिल्य भी कहते हैं। यानी विष्णुगुप्त कह लो, चाहे आप कौटिल्य कह लो, चाहे चाणक्य कह लो, इन्हीं के नाम हैं। और इनकी एक फेमस बुक है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है, उसको बोलते हैं हम अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र से अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाना होता है तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि चाणक्य द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी अर्थशास्त्र, इसका संबंध किससे था। तो जो ये बुक थी ना अर्थशास्त्र, इसका संबंध राजनीति से था। तो इस बात को आपको याद रखना है। जो बुक चाणक्य ने लिखी अर्थशास्त्र, उसका संबंध किससे था, राजनीति से था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो सहायता किसने की, चाणक्य ने की। अब आगे देखो, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य से बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इनका जन्म हुआ 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। और जन्म के बाद ये कुछ समय बाद ही तो गद्दी पर बैठे होंगे। तो ये गद्दी पर कब बैठे वो आपको जानना है। तो ये गद्दी पर बैठे मेरे दोस्त 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में कहाँ पर बैठे, गद्दी पर बैठ गए। जब ये गद्दी पर बैठे तो गद्दी पर बैठने के बाद जो इन्होंने अपना पीएम बनाया, पीएम का मतलब क्या होता है कि प्रधानमंत्री, इन्होंने अपना पीएम किसको बनाया, तो चाणक्य को ही इन्होंने अपना पीएम बनाया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रधानमंत्री किसको बनाया, चाणक्य को बनाया हुआ है। एक बात और यहाँ से आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य में एक कौन रहता था दरबार में, मेगस्थनीज रहता था। मेगस्थनीज जो कि किसका राजदूत था, वो राजदूत था सेलुकस निकेटर का। तो जो आपको याद रखना है, इनके दरबार में कौन रहता था, इनके दरबार में एक मेगस्थनीज नाम का व्यक्ति रहता था, मेगस्थनीज। और ये वही मेगस्थनीज हैं जिनकी बुक का नाम क्या है, इंडिका।
मेगस्थनीज ये राजदूत किसके थे? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये राजदूत थे सेलुकस निकेटर के, है ना। ये राजदूत किससे थे? तो सेलुकस निकेटर के राजदूत से। कौन? वो मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की बुक कौन सी है? मेगस्थनीज की बुक का नाम है इंडिका, और ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि चाणक्य की बुक कौन सी है अर्थशास्त्र, वैसे मेगस्थनीज की बुक कौन सी है? इंडिका है। इतनी बात क्लियर। अब देखो, जैसे यहाँ से जब इतनी बात हो गई तो 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है। 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ? एक युद्ध हुआ, और वो युद्ध किनके बीच हुआ? वो युद्ध जो हुआ वो हुआ सेलुकस निकेटर के बीच और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, यानी सेलुकस और चंद्रगुप्त के बीच क्या हुआ? वो युद्ध हुआ। उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गए? जीत गए। तो इस युद्ध में क्या हुआ? सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त के मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए। और सेलुकस की एक पुत्री थी, सेलुकस निकेटर की क्या थी? एक पुत्री, जिसका नाम क्या था? कार्नेलिया। जिसका नाम आपको याद रखना कार्नेलिया था। तो जब युद्ध हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए, तो भाई सेलुकस निकेटर को लगा कि ये हमसे बड़ा बलशाली है, हमसे बड़ा राजा है। तो इन्होंने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे हो गई? कार्नेलिया से हो गई। तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त की शादी किससे हो गई? तो चंद्रगुप्त की जो शादी हुई वो किससे हो गई? वो हो गई कार्नेलिया। कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? तो वो सेलुकस निकेटर की पुत्री थी। शादी जब हुई तो शादी के एवज में जो सेलुकस निकेटर ने दहेज में 4 प्रांत दे दिए। दहेज में क्या हुआ भाई? 4 प्रांत दे दिए। उन प्रांतों के नाम याद रखना है, पूछा जाता है। ये 4 प्रांत कौन कौन से? तो पहला तो था काबुल। पहला कौन सा था? काबुल। दूसरा था कांधार। तीसरा था आपका हेरात, और चौथा आपको याद रखना है कौन था? मानस, है ना। मानस था। चौथा कौन था? मानक था। ऐसे कोई था मानक। अब मानक याद रखना मानस करके, तो वो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। 4 प्रांत कौन कौन थे? एक तो था काबुल, एक था कंधार, एक था हेरात, और एक मानस करके कुछ था। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे, ये 4 प्रांत हैं। इन 4 प्रांतों को जब इन्होंने दे दिया तो लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या हुआ कि 500 हाथी किसको दिए? 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को दिए। 500 हाथी किसको दिए? सेलुकस को दिए। और किसने दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 345 में गद्दी पर बैठे, 322 में, 305 में सेलुकस निकेटर से युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त की क्या हुई? जीत हुई। सेलुकस की पुत्री थी कौन? कार्नेलिया, जिनकी शादी हुई किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। शादी के एवज में उन्होंने 4 प्रांत दिए, काबुल, कंधार, हेरात और मानस करके। आपको याद रखना है ये नाम, है ना। इतना होने के बाद जब ये सब सारी चीज़ें हो गई तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट उठते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। 2 क्वेश्चन कौन है? उन क्वेश्चनों को याद रखना है आपको। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि इनका संबंध किस धर्म से था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो संबंध था बेसिकली वो जैन धर्म से था, ठीक है ना। जैन धर्म में इन्होंने जो शिक्षा ली थी, ये किससे शिक्षा ली थी? तो आपको मैंने बताया था कि जैन धर्म पहली जैन संगति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो दिगंबर के आपके थे, दिगंबर में, और दिगंबर में कौन था? तो दिगंबर में थे भद्रबाहु। आपको याद होगा, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा है, भद्रबाहु। इन्होंने जो जैन धर्म की शिक्षा ली थी वो किससे ली थी? भद्रबाहु। भद्रबाहु की भी एक बुक है जो आपको मैंने कई बार बताया, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक का नाम क्या है? कल्पसूत्र। इनकी बुक का नाम कल्पसूत्र है, जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो ये इतना हो गया। आपको इतनी चीज़ें चंद्रगुप्त मौर्य से ज़रूर पता होनी चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य से बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज़्यादा तो पूछा जाता है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, जो कि सेलुकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। ये सब हो गया तो लास्ट में इनकी भाई मृत्यु भी हो गई। मृत्यु कब हुई वो आपको याद रखना है। जो इनकी मृत्यु हुई वो हुई
298 ईसा पूर्व में। और 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो मृत्यु वहाँ पर हुई जहाँ ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली की मूर्ति मिली थी। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला। तो इनकी मृत्यु कहाँ हो गई? इनकी मृत्यु हो गई श्रवणबेलगोला में। ये श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में है प्रेजेंट टाइम में। और किस तरह से इनकी मृत्यु हुई है ना, जैसा कि आपको याद है कोई लोगों की मृत्यु कहाँ से हुई थी? सीढ़ियों से गिरकर लाइब्रेरी की। तो उसी प्रकार इनकी मृत्यु कैसे हुई? संलेखना विधि से। संलेखना का मतलब क्या होता है कि व्रत रखकर, मतलब ये क्या? उपवास रखकर, यानी कि भूख प्यास त्याग कर इनकी मृत्यु हुई। कब हुई? 298 में। कहाँ पर हुई? श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य से बस इतना ही आपको याद रखना है। अगर आप लूसेंट पढ़ते हो तो लूसेंट की 3 से 4 पेज में बस इतनी ही जानकारी इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जानकारी के लिए आप उस लूसेंट को पढ़ सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे तो बस इतनी मोर देन सफिशेंट जानकारी आप लोगों के लिए है। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य क्लियर हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई 298 में। इनके मृत्यु के पश्चात जो इनका उत्तराधिकारी बनेगा, कौन बनेगा? बिंदुसार। तो अब हम बिंदुसार को डिस्कस करेंगे। 7 से 8 पॉइंट बिंदुसार में याद रखना है, फिर हमारी आज की क्लास ओवर होगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी इसके आगे अशोक की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चाहो तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, फिर हम आगे की बात पर पहुंचते हैं। क्लियर बात हो गई ना? ठीक है। अब देखो, जब चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हो गई तो अब गद्दी पर कौन बैठेगा? अब बैठेंगे बिंदुसार, है ना। तो बिंदुसार के बारे में हम सीखेंगे। बिंदुसार में क्या क्या पॉइंट हमें याद रखनी है, उन सारी बातों को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है जो दूसरा शासक बना इनका मुगल मौर्य वंश का, वो कौन बना? बिंदुसार बना। ठीक है ना। अब बिंदुसार के बारे में जानो। सबसे पहले बिंदुसार गद्दी पर कब बैठा आपको याद रखना है। तो ये गद्दी पर बैठा 298 ईसा पूर्व में। जो जिस साल चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, ठीक उसी साल ही बिंदुसार गद्दी पर बैठ गया। बिंदुसार गद्दी पर बैठा तो इसको कई नामों से जानते हैं। सबसे पहले हम इसको किस नाम से जानते हैं, जो इसका नाम कई बार पूछा जाता है, इसको अमित्रघात के नाम से जानते हैं। अमित्रघात के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। यानी अमित्रघात का जो अर्थ होता है वो होता है शत्रु विनाशक। क्वेश्चन एक बार पूछा गया पेपर में कि निम्न इतिहास में सम्राटों में शत्रु विनाशक के नाम से किसको जानता है? 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या होता? बिंदुसार। पूछा जाएगा कि बिंदुसार जो था ये अमित्रघात, इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब होता है शत्रु विनाशक। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये भैया किस धर्म से थे, ये किसको मानते थे, किसके अनुयायी थे? तो ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। और ये यही आजीवक संप्रदाय है, आपको याद होगा अभी मैंने पढ़ाया है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो गोशाल ने की थी, है ना, गोशाल ने। और ये वही गोशाल हैं जो किसके पुत्र थे? मोखली पुत्र थे। तो बिंदुसार किस धर्म का उपासक था? आजीवक संप्रदाय का उपासक था। कौन? बिंदुसार, जो कि गोशाल इसके संस्थापक थे। इस बात को याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था उस पर 2 आक्रमण हुए इन्हीं के शासनकाल में। तक्षशिला पर क्या हुआ भाई? 2 आक्रमण हुए। और वो 2 आक्रमण में क्या हुआ? तो इनके 2 पुत्र थे। एक कौन था? एक तो था भाई सुसेम और एक थे आपके अशोक। तो इन आक्रमणों को रोकने के लिए इन्होंने पहले किसको भेजा? रोकने के लिए इन्होंने पहले भेजा सुसीम को, और सुसीम के बाद नेक्स्ट इन्होंने किसको भेजा? अशोक को भेजा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि तक्षशिला पर 2 बार आक्रमण किसके शासनकाल में हुई? बिंदुसार के शासनकाल में हुए। और उस तक्षशिला के आक्रमण को रोकने के लिए बिंदुसार ने अपने दोनों पुत्र किसको? सुसीम को और अशोक को क्रमवार से भेजा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। एक और आपको पॉइंट इसमें से याद रखना है। वो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एक आपके थे बौद्ध विद्वान। उन बौद्ध विद्वानों ने ये कहा है कि जो बिंदुसार था वो 16 राज्यों का विजेता था।
किसने कहा? तो एक बौद्ध ने कहा, बौद्ध विद्वान ने, कि 16 राज्यों का विजेता कौन है? 16 राज्यों का विजेता आपको याद रखना है कौन है? बिंदुसार है। तो बिंदुसार से बस इतने ही पॉइंट आपको याद रखने, ज़्यादा पॉइंट नहीं याद रखने। एक पॉइंट और याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो कि जैन धर्म में इसको हम किस नाम से जानते हैं? जैन ग्रंथ जो था, जैन ग्रंथ या हम जैन धर्म भी समझ सकते हैं, उसमें इसको हम किस नाम से जानते हैं? सिंहसेन नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्त? तो हम इसको सिंहसेन नाम से जानते हैं। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से पता हो गई होगी। तो बेसिकली बस हमें इतना ही चीज़ याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य और किसमें? बिंदुसार में। इससे बाहर अगर क्वेश्चन बन गया तो आप बताना। क्वेश्चन जो बनते हैं सबसे ज़्यादा वो बनते हैं अशोक से, क्योंकि अशोक के आपको शिलालेख भी पढ़ने हैं, स्तंभ लेख भी पढ़ने हैं, अशोक की शासन प्रणाली कैसी थी वो भी पढ़ना है, अशोक में राजनीतिक प्रणालियाँ कैसी थी वो भी पढ़ना है, अशोक में जो शासन प्रणालियाँ था वो कितने भागों में बटा था, मंत्रियाँ थी, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़ना है। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपना अशोक का टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।